Good afternoon, students. Welcome on a Book Soul Academy. This is Shraddha Sirotia. Today I am going to teach the 10th class students Science Chapter 6, or actual mein that is the Biology Chapter 1st. So look from here, students. The name of the chapter, that is the life process. Is that clear? आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपने को स्टडी करनी है किसके ऊपर? वो है हमारा लाइफ प्रोसेस के ऊपर. तो 1 मिनट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर biological process are those process या life process are those process that are necessary for the organism to live and that shape the capacity for interacting with the environment. What we say? Life process वो processes होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जरूरी होती. समझ में आ गया? वो सारी प्रोसेस जिनके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है या वो सरवाइव कर सकता है, साथ ही साथ वो उस ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करने की कैपेसिटी भी प्रोवाइड करती. तो जो चैप्टर का मेन पर्पस या मेन नाम है, व्हाट इज दैट? दैट इज द लाइफ प्रोसेस. आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा. एक बार हम फिर से रिपीट करें इसको कि लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस आर द प्रोसेस दोज आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि इस दुनिया में जिंदा रहना है तो उसके अंदर जो भी नेसेसरी या जो भी प्रोसेस होनी चाहिए और जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके, उन प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं लाइफ प्रोसेस. अब हम देखें कि इस लाइफ प्रोसेस में हमें कौन कौन सी प्रोसेसेस की जरूरत हो सकती है या कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी होती हैं जो लाइफ प्रोसेस होती है. तो देखो, ये है हमारे पास में एक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दिस इज अ ऑर्गेनिज्म जिसको अपनी लाइफ को सरवाइव करना है. तो इसको सबसे पहले सरवाइव करने के लिए कुछ खाने की जरूरत होगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती. आगे समझ में? जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अभी हम थोड़ी देर बाद डेफिनेशन भी देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और हमें कैसे मिलते हैं. जब उसको कुछ फूड मटेरियल मिल गया होगा तो अब उस फूड मटेरियल को उसका डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा. मतलब उसकी बॉडी में इस फूड मटेरियल का मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए. समझ में आ गया? अब यदि इसका मेटाबॉलिज्म या फूड का ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन आप कराना चाहते हो तो फूड के ब्रेकडाउन के लिए उसको यहाँ पर रेस्पिरेशन की भी जरूरत होगी. और हम जानते हैं कि जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम या ह्यूमन है, उनके अंदर तो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम दे देते हैं लंग्स. लेकिन सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट, तो प्लांट्स के अंदर तो लंग्स होते भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. इवन यहाँ तक कि हम यदि सिंपली कोई वर्क भी नहीं कर रहे हैं या सो भी रहे हैं तो भी हमारे अंदर ये प्रोसेसिंग होती रहती है या रेस्पिरेशन यहाँ पर होता रहता है. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यदि हमें डाइजेस्टिव फूड पहुंचाना है या उसकी सेल तक हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है या उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, तो उन सब ऑर्गन्स या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक सिस्टम की भी जरूरत होती है और दैट सिस्टम इज नोन एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. और हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर
blood circulatory ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर प्रेजेंट है। कौन सा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट्स सी, समझ में आया? तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अब इसके अंदर। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक का नाम ही है वो है लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस? जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि वो सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस, या हम ये कह सकते हैं कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवलनेस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, that entire process, that process is known as a life process. With that life process, every organism interact with the environment. समझ में आया? वो इसेंशियल रिक्वायरमेंट, वो सारी जरूरत की चीजें जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं और जिनके थ्रू वो इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कहलाती हैं यहाँ पर लाइफ प्रोसेस। आया समझ में? अब इस लाइफ प्रोसेस के लिए जैसा मैंने कहा कि हमें सबसे पहले एक न्यूट्रिएंट्स या फूड मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स सी कि हमें कैसा फूड मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, हमें हमारी डाइट के अंदर क्या क्या लेना चाहिए, वो चलो अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है क्योंकि अभी तो लाइफ प्रोसेस का। तो लुक फ्रॉम हियर, तो लुक कि सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई भी फूड मटेरियल जो भी हम इनटेक करते हैं, इट द फूड मटेरियल, जो भी आपने खाया उस फूड मटेरियल का आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसा खा रहे हो जो आपकी हेल्थ के ऊपर एक बेटर इफेक्ट यहां पर दे। आया समझ में? व्हाट वी से न्यूट्रिएंट्स का मतलब, हम दिन भर में बहुत सारी चीजें खाते हैं, कई बार हम फास्ट फूड भी खाते हैं, कई बार हम बैलेंस्ड डाइट भी लेते हैं। तो जो भी फूड हम ले रहे हैं वो हमारी हेल्थ के ऊपर कम से कम एक पॉजिटिव इफेक्ट तो डाले भाई। ऐसा तो नहीं है कि दिन भर फास्ट फूड खाते चले जाएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमेशा ये कहा जाते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें इनटेक करना चाहिए वो बैलेंस डाइट में होना चाहिए। हमें हमेशा बैलेंस हमेशा बैलेंस डाइट यहां पर लेना चाहिए। लेट्स सी, 1 मिनट प्लीज। बैलेंस डाइट हमारी होना चाहिए। अब मैम ये तो बता दीजिए कि ये बैलेंस डाइट होती क्या है। तो चलिए देखते हैं अपन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब है डाइट इन दिस डाइट all the essential materials are present in a adequate quantity। मतलब इस बैलेंस डाइट के अंदर यहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, ठीक है। हमारी डाइट में, अरे रे रे, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहा है? हमारी डाइट में यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट फैट्स की भी होना चाहिए, हमें यहाँ पर प्रोटीन भी चाहिए, हमें यहाँ पर विटामिन भी चाहिए, हमें यहाँ पर मिनरल्स भी चाहिए, हमें यहाँ पर वाटर भी चाहिए, है ना। और भी रफ एजेस या और भी मटेरियल होते हैं।
ये एक हमारे बैलेंस डाइट होती है जिसमें ये सारी चीजें एक एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं अपन कि ये सारी चीजें एक एडुकेट क्वांटिटी, एक मतलब प्रॉपर अमाउंट जो रेशो होता है, उस रेशो के अंदर यहाँ पर ये सारी चीजें प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आया? बात समझ में आ गई? अब सपोज करिए एक एग्जांपल आपको देते हैं कि यदि मान लीजिए हमारी डाइट में किसी भी इन चीजों में से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी यदि है, या हमें मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट या बच्चे जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें फ्रूट्स भी अच्छे नहीं लगते, हमको माम सब्जियां भी नहीं अच्छी लगती, तो वो लोग अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जनरली अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, जिद कर करके अपने मम्मी पापा से कि नहीं हमें ये वाली सब्जी नहीं अच्छी लगती, हमें ये वाला फ्रूट्स नहीं अच्छा लगता, हमें ये भी नहीं खाना, हमें वो भी नहीं खाना, दुनिया भर की बातें होती। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जब हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, तब हम कहाँ चले, एक डॉक्टर से एडवाइस लेने। वहां हमने क्या बताया उनको कि सर थोड़ा सा आईज में प्रॉब्लम हो रही है। जब उन्होंने चेक किया तो एक लंबा सा एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर आपको बनाकर दे देंगे जिसमें आपको विटामिन ई लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी आईज या विजन के लिए जरूरी होते। समझ में आया? यदि मान लीजिए हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, तो ये प्रोटीन क्या है बेटा, ये हमारी जो पूरी बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन्स की ही बनी है। और शुरू से 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि ये प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब हमारी बॉडी में जो डैमेजेस हैं, जो रिपेयर होनी है सेल की, वो सारा का सारा काम जो है वो प्रोटीन के थ्रू होगा। ऐसे समझ में? सपोज हमारी डाइट में से हम कार्बोहाइड्रेट या फैट को स्किप करते हैं, तो जो हमें एनर्जी चाहिए दिन भर की एक्टिविटीज करने के लिए, वो तो हमें मिलने से रही। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो डाइट होती है उस में सारी चीजें एक डेफिनाइट रेशो के अंदर होना चाहिए। समझ में आ गया? यस नो? क्या कहा कि जो बैलेंस डाइट आप ले रहे हो, ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब की सब एक डेफिनाइट रेशो के अंदर यहां पर होना चाहिए, न कम न ज्यादा। अब हम दूसरी चीज यहां पर ये देखते हैं कि ये सारी चीजें, ये न्यूट्रिशंस हमको मिलने वाले कहां से हैं? तो देखिए, जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कौन से टू टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? एक तो आपने कह दिया यहाँ पर कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना, अरे रे, जो अपना, 1 मिनट, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। आ रहा ना समझ में? तो क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पे कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स दोज प्रिपेयर देयर फूड इटसेल्फ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें कि ये जो न्यूट्रिशन है हमारे पास, क्या चीज की बात कर रहे हैं अपन, ये है न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको कर देते हैं अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज से दैट इज नोन एज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो these are generally divided into two categories. One is known as a autotropic मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या ऑटोट्रॉप्स भी आप इसको कह सकते हो। एंड सेकेंड वन, इट इज नोन एज अ हेट्रो हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स तो होता है सेल्फ, है ना? ट्रॉपिक मतलब टाइप। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्फ, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। व्हाट वी से कि ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नोन एज अ ऑटोट्रॉपिक। तो कौन हो सकते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? उसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आ जाए। समझ में आया? प्लांट्स तो बहुत तरह के हैं, जैसे फंगस भी है, लेकिन फंगस जो होती है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती। तो वो प्लांट्स जो ग्रीन हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम प्लांट्स, और इस प्लांट्स के अलावा हम यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करेंगे। किसको इन्वॉल्व करने वाले हम? कुछ बैक्टीरिया को यहां पर इन्वॉल्व करेंगे। आ रहा समझ में? यस एंड नो? कुछ बैक्टीरिया को हम यहां पर इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते। अब यदि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करना है, तो इसके अंदर भी तो कोई ना कोई लाइफ प्रोसेस होना चाहिए, जिससे ये फूड अपने लिए भी बना ले और हम लोगों के लिए भी बना ले। तो कौन सी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? वो प्रोसेस कहलाती है फोटो एसिड। विच प्रोसेस? दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? तो ग्रीन मतलब प्लांट्स, they prepare their own food with the help of कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, इनकी प्रेजेंस, वाटर, इनके थ्रू सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सनलाइट, और साथ ही साथ इसमें कुछ ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए, वो होता है क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स ने तो फूड मटेरियल आपके लिए तैयार कर दिया, उसके पास भर भर के हर पार्ट्स में फूड मटेरियल। अब हम चले तो दूसरी कैटेगरी इसके पास, दैट कैटेगरीज इज नोन एज अ हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कि ऑर्गेनिज्म, इसमें मतलब हम उन ऑर्गेनिज्म को लेकर के चल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। समझ में आया? जैसे प्लांट्स ने अपना फूड खुद बना लिया, वैसे जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपना फूड खुद तो नहीं बना सकते। समझ में? यस नो? मतलब उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करना होगा? उनको इस ऑटोट्रॉप्स के ऊपर बेटा डिपेंड होना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है। तो हमें जितने भी हैं, मतलब हम जो पल्सेस खा रहे हैं, हम जो सीरियल्स खा रहे हैं, हम व्हीट खा रहे हैं, हम दालें खा रहे हैं, हम राइस खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो सारी चीजें हमें मिल कहाँ से रही हैं? वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉप से, या वो मिल रही हैं आपको प्लांट्स से। मैम, हम तो नॉन वेज भी खाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो क्या हो गया? तो वो तो प्लांट से नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, लेकिन उसको, जैसे आप मान लीजिए मुर्गा खा रहे, तो उसके लिए जो आप फूड दे रहे हो, उसको जो दाने दे रहे हो, उसको जो भी कुछ खिला रहे हो, वो तो आपको प्लांट से ही मिल रहा है ना। मिल रहा है ना, तो वो भी तो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है भाई। समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब मान लीजिए जैसे बात चले फैट्स की, तो ये जो घी है वो प्लांट्स तो नहीं दे रहे, वो तो आपको एनिमल से मिल रहा है।
लेकिन एनिमल्स को भी तो फूड मटेरियल प्लांट्स ही दे रहे हैं। हम तो अलग से अपने किचन में नहीं बना रहे ना, कि हम ढेर ढेर सारी ग्रासेस किचन के अंदर बना रहे हैं और वो एनिमल्स खा रहे हैं। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या मतलब है कि हेट्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स। आया समझ में? अब जब हम यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, तो इस फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट सेशन में जो हम कवर अप करने वाले हैं, वो देखिए क्या क्या हो सकता है। ये ऑटोट्रॉप्स दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे प्लांट्स में, क्योंकि फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है, एक डेफिनाइट प्रोसेस के अंदर। जो लाइफ प्रोसेस है प्लांट्स की, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसमें हम डेफिनेशन भी देखेंगे कल, इसमें हम कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो आपको पता चलेंगे। अब इसके लिए कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लगते हैं। एक्चुअल में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, दीज आर द टू, है ना, जो आपको करना है। एक है यहाँ पर क्लोरोफिल ए, एक है यहाँ पर क्लोरोफिल ए, और दूसरा है क्लोरोफिल बी। वैसे देखा जाए तो 9 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट है 9 टाइप के। इसके अलावा भी कैरोटीनाइन और भी पिगमेंट्स है। तो आपके सिलेबस में जितने हैं हम सिर्फ उतनों की बात करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब रहा सवाल कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट में कहाँ होती, क्या पूरे पार्ट्स में होते, या रूट में होते, या स्टेम में होती, या फ्रूट्स में होती है, या फ्लावर में होती है, या लीफ में होती, कहाँ होती, वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती है, कैसे फूड प्लांट अपना प्रिपेयर कर रहा है। तो इसके लिए हमको दो रिएक्शंस में जाना पड़ेगा। एक रिएक्शन जो डे टाइम में होगी, मतलब जिसको हम लाइट रिएक्शन बोल देते हैं, और दूसरी रिएक्शन जो बिटवीन अ लाइट रिएक्शन होती है, वो कहलाती है यहाँ पर डार्क रिएक्शन। तो वो भी देखेंगे। और इस फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, वो भी देखेंगे। और एक चीज हम और देखेंगे कि जब हम ये बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, देन द वाटर, देन द सनलाइट, देन द क्लोरोफिल आर नेसेसरी। तो कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होना चाहिए जिनसे आप ये प्रूफ कर सकें कि रियली फोटोसिंथेसिस के लिए इन इन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये वाली फोटोसिंथेसिस तो फूड तो प्लांट ने अपने अंदर बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो हम देखेंगे उसमें यहाँ पर जैसे इसमें तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन आया, उससे पहले हम यहाँ पर एक प्रोसेस और देखेंगे, वो होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्योंकि प्लांट्स ने तो फूड बना दिया, अब हमको सरवाइव करना है, तो हमारी लाइफ की जो प्रोसेस होगी, एक वो न्यूट्रिशन हमारे लिए भी तो होगी। हमें भी तो खाना खाना है, हमें भी तो जिंदा रहना है। तो जब हमने खाना ले लिया, तो हम उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे, तो वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब क्या होता है कि हर ऑर्गन या हर ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम तो कर रहे हैं। जैसे इंटेस्टाइन है, या कह रहे कि एलिमेंट्री कैनाल है, उसने फूड को तो डाइजेस्ट कर दिया। समझ में आया? हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट है, तो उसने रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन भी बना दी। बात समझ में आ रही है? तो अब उस समय देखिए क्या हो सकता है, एक छोटे से डायग्राम से आपको बताते हैं कि जब ये सारी प्रोसेस हो रहे हैं, कि जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक ये एक ह्यूमन यहाँ पर है, एक छोटा सा बच्चा है ह्यूमन का, और उसकी एक ये सेल है। ठीक है, एक ये टिश्यू कह लीजिए, या सेल, जो भी आप नाम देना चाहते समझने के लिए। अब यहाँ पर इस टिश्यू के अंदर ये बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ क्या हुआ
इनको बहुत जोर से भूख लगी हुई है, ठीक है, तो ये पिन पिन आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे घर में नहीं रोते रहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें खाने को दो, हमें भूख लगी है, हमें खाने को दो। और यहाँ पर ये इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, इस इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर डाइजेस्टिव फूड मटेरियल प्रेजेंट है, इनको भूख लगी है, इसके पास पूरा खाना रखा है, तो ये कह रहा है मेरे पास है, आओ और ले जाओ। तो ना ही अपनी जगह से हिल सकते, ना ये जगह से हिल सकते। तो इस डाइजेस्टिव फूड को जो इस इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट था, जो डाइजेस्टिव फूड, कौन सा फूड, जो डाइजेस्टिव फूड इस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था, इस डाइजेस्टिव फूड को हमें इन सेल्स तक पहुंचाना। तो किसी भी मटेरियल को जब हम बॉडी की डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाने की बात करते हैं, तब हमें एक यहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होने वाली है। समझ में आया? और हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो होता है हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो ब्लड हम पढ़ने वाले हैं, या जो ब्लड इसमें इन्वॉल्व होता है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझ में आया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू का काम तो कनेक्शन करना है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। और फ्लूइड मतलब वो लिक्विड है जो फ्लो हो सकता है किसके अंदर, हमारे वेसल्स के अंदर। तो इस ब्लड ने क्या किया, एलिमेंट्री कैनाल से या इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल को लिया और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या सेल्स को, जिन्हें बहुत जोरों से भूख लगी थी, उनके पास तक पहुंचा दिया। तो इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो ह्यूमन में हमें पढ़ना है, वो हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आगे समझ में, इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, कैसे क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है, क्या है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे अंदर और भी प्रेजेंट है, दैट वन इट इज नोन एज अ लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए भाई, ब्लड तो तैयार है अपना काम करने के लिए, लेकिन ब्लड ने जो फूड मटेरियल या डाइजेस्टिव फूड सेल को पहुंचा दिया, अब उस डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो हमें किसी चीज की जरूरत है, तो वो होगी हमारे पास ऑक्सीजन। हम इतने सारे जो लाइफ प्रोसेस के लिए जिन जिन सिस्टम की जरूरत है, वो हम ना सिर्फ एनिमल्स में पढ़ेंगे, बल्कि साथ साथ हम यहाँ पर प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वहां पर हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब हमारे अंदर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन भी होना चाहिए, तभी तो हम ऑक्सीजन उस सेल को देंगे, वो फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी वो पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर ऑर्गन्स अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए यूज करेगा। समझ में आ गया? तो ये रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे होता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें कैसे होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह का ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है, और टिश्यू में जब ऑक्सीजन पहुंच रही है या टिश्यू से किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे चलेंगे किसके अंदर, इस किसमें, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब रेस्पिरेशन भी हो गया, फूड का ऑक्सीडेशन भी हो गया। भाई जब सारी चीजें होंगी तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो बनेगा बॉडी में, इसको भी तो बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारे अंदर इन ए ह्यूमन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है,
दैट वन इट इज नोन एज अ किडनी। तो क्या है किडनी का स्ट्रक्चर, कैसे वहां यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और जब हमारी किडनी फेल हो जाए दोनों, तो जो डायलिसिस है वो कहलाती है आर्टिफिशियल किडनी। और प्लांट्स में कैसे होता है वो, ये सारी चीजें हम वन बाय वन हर लेक्चर के अंदर यहां पर देखें। तो आई होप कि लाइफ प्रोसेस का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। लेकिन बेटा एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि इन लाइफ प्रोसेस में हम इन सारी चीजों को तो इन्वॉल्व कर रहे हैं। किस किस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से हम एक बार देखते हैं वापस से। चलो वो डिलीट हो गया बेटा। लाइफ प्रोसेस में हमने किस किस को लिया था, एक बार अपन यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। ये है हमारे पास लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इसमें हमने सबसे पहले देखा न्यूट्रिशन, फिर हमने देखा मेटाबॉलिज्म, मतलब हमने देखा यहाँ पर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद उसके लिए हमें रेस्पिरेशन की भी जरूरत पड़ी, तो ये भी एक इसेंशियल प्रोसेस है। ये भी हो गया, तो फिर वेस्ट मटेरियल बॉडी से, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी निकालना है। एक सेकंड, तो उसके लिए हमें एक्सक्रीशन की जरूरत है। अब इन सब में जितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी जरूरत पड़ी। ये सारे प्रोसेसेस तो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवलनेस के लिए जरूरी हैं। तो हम इन सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को तो लाइफ प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट कभी भी भूल कर रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में लेकर के मत आना। इस रिप्रोडक्शन को कभी भी लाइफ प्रोसेस नहीं कहना, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो नहीं चाहता बच्चे पैदा करना तो वो नहीं करेगा ना, उसके बिना वो मर थोड़ी जाएगा। वो तो सरवाइव कर रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर तो ये सारी प्रोसेसेस चल ही रही है। तो लाइफ प्रोसेस ये तो है, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इज दैट क्लियर? आई होप आज आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर? तो कल तक के लिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कल अपन दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए